कंपोनेंट्स लगे हैं और प्रत्येक कंपोनेंट्स में क्या वर्क है। यदि प्रत्येक कंपोनेंट्स के वर्क समझ में आ गए तो इस सिस्टम को समझना बड़ी आसान रहेगा। ओके, चलिए तो हम इसमें समझते हैं कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या लगा हुआ है देखें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पहला मेन कंप्रेसर, दूसरा लगा हुआ है हमारा, ये देखिए ये हमारा है गैस टरबाइन, और तीसरा लगा हुआ है यहाँ पे देखें हम कंबस्शन चेंबर। तो थर्ड पे क्या लगा हुआ है, कंबस्शन चेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लगा हुआ है देखें ये वाला, ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। और नेक्स्ट लगा हुआ हमारे यहाँ कूलिंग टरबाइन, कूलिंग टरबाइन लगा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए ये लगा हुआ है कूलिंग एयर फैन, 57 नंबर पे है कूलिंग एयर फैन, ठीक। तो इस प्रकार हमारे इस सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेन कंप्रेसर है, गैस टरबाइन लगा हुआ है, कंबस्शन चेंबर लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, कूलिंग टरबाइन लगी हुई है और कूलिंग एयर फैन लगा हुआ है, ठीक है। देखा ये हमारा क्या है, मेन यहाँ पे लगा हुआ है, मेन कंप्रेसर ये वाला है, इसके बाद गैस टरबाइन। तो मेन कंप्रेसर और गैस टरबाइन दोनों एक ही साथ से जुड़े हुए हैं और दोनों मेन कंप्रेसर और गैस टरबाइन ये एक एयरक्राफ्ट, जिसे हम लोग एयरक्राफ्ट बोलते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर लगा हुआ है। जो ये आपका होल टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है वाला, ये वाला जिसके अंदर गैस टरबाइन और मेन कंप्रेसर लगा हुआ है, जिसके अंदर ये वाला होल वाला भाग, इसको हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं, इसी के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा मेन कंप्रेसर देखिए, यहाँ हमारा कंबस्शन चेंबर वाला बना हुआ है, ठीक। उसके बाद ये हमारा ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, इसके बाद हमारा देखिए कूलिंग टरबाइन लगी हुई है, यहाँ पे कूलिंग एयर फैन लगा हुआ है, ठीक। तो हम देख लिए कि कहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इतना हमने देख लिया कि चित्र में कहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं। देखिए ये हमारा मेन कंप्रेसर यहाँ लगा हुआ है और गैस टरबाइन, देखिए गैस टरबाइन और मेन कंप्रेसर एक ही साथ से जुड़े हुए हैं और ये दोनों एक खोल टाइप बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट के अंदर ये दोनों गैस टरबाइन और मेन कंप्रेसर लगे हुए हैं। उसके बाद ठीक इसके नीचे देखिए यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये हमारा कंबस्शन चेंबर है, ठीक। एक कंबस्शन चेंबर लगा हुआ है, उसके ठीक साइड में देखिए हमारा लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा कूलिंग टरबाइन लगी हुई है, उसके बाद एक कूलिंग एयर फैन लगा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि मेन कंपोनेंट्स जो है हमारे इस सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के तो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, आपने सबको समझ लिया। अब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि मेन कंपोनेंट्स के कौन कौन से हैं और किसके क्या काम है। देखिए तो मेन कंपोनेंट्स में पहला पढ़ चुके हैं कि मेन कंप्रेसर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, मेन कंप्रेसर, इसका वर्क क्या है। देखिए मेन कंप्रेसर का वर्क है कि जब वायु कंप्रेसर के अंदर आती है तो उसको हम लोग कंप्रेस करके उसका ताप और दाब बढ़ा देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ मैं और क्लियर कर दूँ आपको कि वायु कहाँ से आने वाली है, ठीक है। देखिए दो चीजें आती हैं यहाँ पे, वायु तो प्रारंभिक अवस्था में हम वायुमंडल से ही लेंगे, लेकिन जब पूरा सर्कल वर्क करने लगेगा तो उस कंडीशन में जो कूलिंग टरबाइन से वायु निकलेगी
और जो निकल कर एयर कैबिन में, यहाँ पे हमारा एयर कैबिन बना हुआ है, तो एयर कैबिन जाएगी तो कैबिन से निकल कर जो ही बाहर एयर जाएगी तो उस एयर को हम लोग एम्बिएंट एयर के नाम से जानेंगे। आप लिखा हुआ एम्बिएंट एयर। जब एयर कैबिन से बाहर जो ही निकलेगी उसको हम लोग एम्बिएंट एयर के नाम से जानेंगे। यही एम्बिएंट एयर जब इस एयरक्राफ्ट होल के अंदर प्रवेश करेगी तो इस एयर को हम लोग रन एयर के नाम से जानेंगे। कंफर्म? ठीक। तो जो एयर कैबिन से निकलकर बाहर आ रही है, या मैं ये बोलूं कि प्रारंभिक अवस्था में एयर हम वायुमंडल से ही ले रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल से ही एयर को ले रहे हैं, तो वायुमंडल से एयरक्राफ्ट के अंदर गई, उसके बाद यहाँ से निकल के ये मेन कंप्रेशन चली, जो हमारे मेन कंप्रेसर लगा हुआ है, तो मेन कंप्रेसर जब एयर गई तो कंप्रेसर ने क्या किया कि एयर को कंप्रेस करना स्टार्ट किया। तो कंप्रेस के दौरान एयर का ताप और दाब बढ़ गया। कंफर्म? एयर का ताप और दाब बढ़ गया। उसके बाद यह एयर कंप्रेसर से निकलकर नीचे की तरफ, देखिए यहाँ से कंप्रेसर से निकलकर नीचे की तरफ यहाँ पे आई और एयर का कुछ भाग कंबशन चेंबर में चला गया और कुछ भाग यहाँ से निकलकर हीट एक्सचेंजर में चला गया। ध्यान दीजिएगा, जब कंबशन चेंबर से एयर निकलती है तो उस समय एयर का ताप और दाब बढ़ा हुआ रहता है। वह एयर यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आते थे, दो रास्ते बने हुए जाने के, एक रास्ता कंबशन चेंबर में जाता है और एक रास्ता हमारा हीट एक्सचेंजर में जाता है। तो एयर का कुछ भाग कंबशन चेंबर में चला जाएगा दहन के लिए और बाकी शेष भाग हमारा हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा। तो जो कुछ भाग कंबशन चेंबर में गया है उस कंबशन चेंबर में जाएगा तो वहाँ फ्यूल के संपर्क में कंप्रेस्ड वायु आकर जल जाएगा, उसका दहन हो जाएगा। दहन के पश्चात भारी मात्रा में उसी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये उसी ऊर्जा फिर यहाँ से निकलेगी और इस रास्ते से होते हुए चली जाएगी गैस टरबाइन में, और गैस टरबाइन के ब्रेक पे टक्कर मारना स्टार्ट करेगी और गैस टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगी। जब गैस टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगी तो गैस टरबाइन के साथ कंप्रेसर जुड़ा हुआ है। जब गैस टरबाइन घूमेगी तो कंप्रेसर घूमेगा। देखिए क्या गैस टरबाइन को चलाने का मेन हमारा यही मकसद है, गैस टरबाइन चलेगी तो कंप्रेसर चलेगा और कंप्रेसर चलेगा तभी एयर कंप्रेस्ड होना स्टार्ट करेगी, जिससे इस पूरे सिस्टम का वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, तो आप इतना समझ लीजिए कि जब यहाँ से कंप्रेस्ड वायु निकल के कंबशन चेंबर में गई या कुछ ईंधन के संपर्क में आके इसका दहन हो गया, दहन के पश्चात उसमें ऊर्जा मिली तो उसमें ऊर्जा चली गई गैस टरबाइन में और गैस टरबाइन में चलाना स्टार्ट किया, जिससे इससे जुड़ा हुआ कंप्रेसर भी चलने देगा। मतलब अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो और जो कंप्रेस्ड एयर है, जब यहाँ से निकल कर जा रही हीट एक्सचेंजर में, तो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है कि हीट एक्सचेंजर में दो बातें यहाँ होती हैं। एक चीज क्लियर हो जाएगा आपको, जब एयर वायुमंडल से निकल के जब भी एयरक्राफ्ट के अंदर आती है तो उसमें होता क्या है कि कुछ भाग बाकी शेष एयर तो कंप्रेसर में चले जाते हैं, लेकिन एयर का कुछ भाग यहाँ पे आप उसको दिखा रहे हैं, यहाँ पे एयर कुछ भाग देखिए ऐसे आएगा और चला जाएगा इस रास्ते से होते हुए आएगा हीट एक्सचेंजर में आएगा। क्योंकि इसी एयर की सहायता से हमको कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करना है। तो ये वाली एयर होती है जो बाहर से आती है, इसको अंदर आते ही हम रैम एयर के नाम से जानते हैं कि रैम एयर एकदम ठंडी एयर होती है। इसी एयर को हम लोग इस ट्यूब के माध्यम से हीट एक्सचेंजर में लाते हैं और हीट एक्सचेंजर में चारों तरफ एयर फैल जाती है और जो कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आ रही है, ये कंप्रेस्ड एयर, तो हीट एक्सचेंजर में ट्यूब बना हुआ है। ये ट्यूब बहुत से कोणों पे मुड़ा हुआ एक लंबे रास्ते में बना होता है। तो ये ट्यूब के अंदर कंप्रेस्ड एयर मूव करेगी, इसके अंदर घूमती हुई बाहर तरफ निकलेगी और ट्यूब के चारों तरफ, उसके ऊपर से चारों तरफ एक ठंडी एयर आएगी, जिसको रैम एयर के नाम जानते हैं। ये ठंडी एयर यहाँ से आएगी और ट्यूब के ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आएगी और ट्यूब के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी उष्मा को ग्रहण कर लेगी और ग्रहण करने के बाद ये निकल कर कहाँ चली जाएगी, कूलिंग एयर फैन में। और कूलिंग एयर फैन इस एयर को वायुमंडल में छोड़ देगा, निकाल देगा। उसके बाद जो हीट एक्सचेंजर से जो कंप्रेस्ड एयर के बाहर निकलेगी ट्यूब के माध्यम से, यह एयर ठंडी हो जाती है, ठीक है। यह एयर ठंडी हो जाती है और यहाँ से निकल के चली जाती है कूलिंग टरबाइन के।
कूलिंग टरबाइन के अंदर जाती है। देखिए कूलिंग टरबाइन का मेन काम है, कूलिंग टरबाइन इस ठंडी एयर को एक्सपेंड करती है, इसका फैलाव करती है निकाय के अंदर। जिस निकाय के अंदर ठंडक पैदा करना है, उस निकाय के अंदर यह कूलिंग टरबाइन उसको फैलाती है। देखिए हमको यहाँ एयर, यहाँ केबिन है, यहाँ केबिन बना हुआ है, इस केबिन के अंदर हमको ठंडक पैदा करना है। तो यह क्या करती है कूलिंग टरबाइन, इस जो एयर आ रही है इस केबिन के अंदर इसको एक्सपेंड कर देती है, इसको फैला देती है। और केबिन के अंदर जब ठंडी हवा जाती है तो क्या करती है, केबिन के अंदर जो हीट कहीं से आया हीट जो उपस्थित है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और यहाँ पे ठंडा पैदा करती है। उसके बाद यह एयर यहाँ से निकलती है, फिर बाहर निकल जाती है। बाहर जब निकलती है उसको एबिनेंट एयर के नाम से जाती है। पुनः यह एयर पुनः वर्किंग के लिए फिर जाती है एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट में से होते हुए यह एयर का कुछ भाग चला जाता है मेन कंप्रेसर, बाकी कुछ भाग इसके अंदर से हीट एक्सचेंजर में चला जाता है। बाकी ये सेम ऐसे ही वर्क करते हैं। तो कंफर्म हो गया आपको कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है। आपने मेन कंप्रेसर में देखा कि मेन कंप्रेसर क्या काम, कंप्रेसर काम है कि यह वायु को कंप्रेस करके उसका ताप बढ़ा देता है। या गैस टरबाइन काम है, गैस टरबाइन उसमें ऊर्जा की सहायता से चलती है, जिससे जुड़ा हुआ कंप्रेसर भी चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस टरबाइन हमारा मूल रूप से मेन कंप्रेसर को चलाने के लिए ही लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर कंप्रेसर चेंबर बना हुआ है। तो कंप्रेसर चेंबर में चेंबर का काम है कि इसके अंदर फ्यूल और कंप्रेस्ड एयर को के मिक्सचर को जलाया जाता है, जिससे उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसको हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, यहाँ देखिए लगा हुआ है। तो हीट एक्सचेंजर का यही काम है कि हीट एक्सचेंजर कंप्रेस्ड एयर को एकदम ठंडा करता है। बस इतना समझिए कि हीट एक्सचेंजर कंप्रेस्ड एयर को एकदम ठंडा करता है। उसके बाद यहाँ कूलिंग टरबाइन लगा हुआ है। कूलिंग टरबाइन का वर्क है कि कूलिंग टरबाइन जो ठंडी हवा आ रही है हीट एक्सचेंजर से निकल के उसको केबिन के अंदर एक्सपेंड करती है, उसका फैलाव करती है। बाकी यहाँ पे लगा हुआ है कूलिंग एयर फैन। इसका वर्क है कि जो एयर जो रैक एयर हीट एक्सचेंजर से निकलकर बाहर आ रही है उसको यह कूलिंग एयर फैन वायुमंडल में पुनः वापस भेज देता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पार्ट से वर्क है। मैं फिर से एक बार इस पूरे सिस्टम का वर्किंग बता देता हूँ, कैसे कैसे सिस्टम फिर से वर्क कर रहा है। एक बार ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा क्या कि यदि यह सिस्टम प्रारंभिक अवस्था में वर्क करना स्टार्ट करता है तो उस अवस्था में जो एयर ली जाएगी वह वायुमंडल से ली जाएगी, ठीक है। वायुमंडल से एयर ली जाएगी। यह वायुमंडलीय एयर इस एयरक्राफ्ट के अंदर, पूरा एयरक्राफ्ट बना हुआ है, इस एयरक्राफ्ट के अंदर आएगी और उस वायुमंडलीय एयर का कुछ भाग वायुमंडलीय एयर कुछ भाग इस हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा यहाँ से घूम के, बाकी शेष भाग चला जाएगा मेन कंप्रेसर में। जब मेन कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर इस एयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस के दौरान इस एयर का तापमान बढ़ जाएगा। यह एयर निकलेगी यहाँ से इस रास्ते से होते हुए और फिर एयर का कुछ भाग, दो रास्ते बनेंगे, इधर के एक कंप्रेसर चेंबर में जाएगा और हीट एक्सचेंजर का रास्ता बना हुआ है। तो कुछ भाग कंप्रेस्ड एयर का कुछ भाग कंप्रेसर चेंबर में चला जाएगा और बाकी जो शेष भाग है वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा। तो पहले कंप्रेसर चेंबर की बात करते हैं। तो कंप्रेसर चेंबर में जब एयर जाएगा कंप्रेस्ड एयर, तो कंप्रेस्ड एयर बाकी यहाँ पे सिस्टम लगा होगा, चाहे नाइट्रोजन वगैरह जो भी लगा हो, उसकी सहायता से यहाँ पे फ्यूल का छिड़काव होगा। इससे कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और जल जाएंगे। जलने के पश्चात भारी मात्रा में उसमें ऊर्जा मिलेगी। यह उसकी ऊर्जा यहाँ से निकलेगी और फिर चली जाएगी गैस टरबाइन में। गैस टरबाइन के ब्लेड में टक्कर मारेगी और गैस टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगी। अब जब गैस टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगी तो गैस टरबाइन के साथ उससे ही मेन कंप्रेसर लगा हुआ है। तो गैस टरबाइन घूमेगी तो कंप्रेसर घूमना स्टार्ट, जिससे पूरा वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो और शेष कंप्रेस्ड एयर निकल रही है जो हीट एक्सचेंजर के अंदर जा रही है, तो हीट एक्सचेंजर में एक बहुत सारे कोण में मुड़ी हुई एक ट्यूब नलिका बनाई गई है, बहुत सारी कोण में मुड़ी हुई है। मोड़ के इसको बहुत लंबा रास्ता तय करने के लिए बना दिया गया है। जब एयर इसमें से जाए उस एयर को एक लंबा रास्ता तय करना पड़े ताकि उस अकॉर्डिंग हम लोग इस एयर जो रैम एयर इसके अंदर आ रही है, रैम एयर की सहायता से इस कंप्रेस्ड एयर जो ट्यूब के अंदर से प्रवाहित हो रही है इसको ठंडा किया जा सके, इसलिए इसको लंबा रास्ता तय कराया जाता है,
ठीक है। तो यहाँ जो कंप्रेस्ड एयर हीट एक्सचेंजर में आके इसके ट्यूब में से ऐसे घूमते हुए बाहर की तरफ निकल रही है डर, उसको यहाँ से रैम एयर आ रही है, ये रैम एयर इस ट्यूब के चारों तरफ फैलते हुए नीचे की तरफ आती है और इस ट्यूब के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है इसकी ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है और फिर ग्रहण करते हुए यहाँ से निकलकर कूलिंग एयर फैन पे चली जाती है। कूलिंग एयर फैन करता क्या है कि इस एयर को रैम एयर को पुनः वायुमंडल में भेज देता है। अब देखिए जो कंप्रेस्ड एयर तो उसके अंदर से पाइप ट्यूब में से घूमती हुई जो निकल रही है, फिर यहाँ आते आते कंप्रेस्ड एयर एकदम ठंडी हो जाती है, रैम एयर जो है इसकी ऊष्मा को ले लेती है, इसको ठंडा कर देती है, फिर ये एयर निकलती है यहाँ से और चली जाती है कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन में जब जाती है तो कूलिंग टरबाइन करती क्या है कि इसको केबिन के अंदर, क्योंकि हमको ठंडक केबिन के अंदर ही प्रदान करना है, इसलिए यह कूलिंग टरबाइन केबिन के अंदर इस एयर को एक्सपेंड कर देती है, फैला देती है। उस केबिन के अंदर ये ठंडी हवा पहुँचती है तो उस केबिन के अंदर से हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, वहाँ एक ठंडक प्रदान करती है। उसके बाद फिर यह एयर निकल कर बाहर निकल जाती है, बाहर जो भी निकलती है इसको एम्बिएंट एयर के नाम से जाना जाता है। यह एम्बिएंट एयर पुनः वर्किंग के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर जाती है, एयरक्राफ्ट के अंदर जाती है तो सब कुछ भाग चला जाएगा हीट एक्सचेंजर में, बाकी कुछ भाग जाएगा कंप्रेसर में, पुनः वह क्रिया फिर से दोहराने। तो इस प्रकार पूरा हमारा ये सिंपल एयर सिस्टम वर्क। ओके।